हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो बिलियन में जो है हमने ज़्यादातर पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, एक तो अणुसंघ गुणधर्म के असामान्य मान और दूसरा वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, अणुसंघ गुणधर्म के असामान्य मान और दूसरा वांट हाफ गुणांक, ये दो आपके जो है टॉपिक बचे हुए हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? अणुसंघ गुणधर्म के असामान्य मानों के बारे में। तो देखें क्या होता है। तो अणुसंघ गुणधर्म के बारे में बात कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, उसके बाद में अणुसंघ गुणधर्म के असामान्य मान। ठीक है, नाम से पता चल रहा है अणुसंघ गुणधर्म अणुओं की संख्या। ठीक है, अणुसंघ मतलब अणुओं की संख्या। तो किसी भी विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या, आयनों की संख्या, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति और रासायनिक संगठन पर निर्भर नहीं करते। तो आप यहाँ पे एक बात अच्छे से समझ लें, अणुसंघ गुणधर्म के जब हम न्यूमेरल करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है। तो वो कन्फ्यूजन केवल एक ही कंडीशन में होगा कि जब हमें बात समझ में नहीं आएगी। अणुसंघ जो गुणधर्म है, ये अणुसंघ गुणधर्म केवल ये पूछते हैं कि बताओ कणों की संख्या कितनी है। इनको कोई मतलब नहीं है कण कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, भारी है, पतले हैं, कोई मतलब नहीं। क्या पूछते हैं केवल कि अणुओं की संख्या कितनी है, कणों की संख्या। तो इनको केवल मतलब किससे होता है? कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल से। ठीक है, जैसे शोले में आपने देखा होगा, गब्बर कहता है कितने आदमी थे, उसको केवल आदमियों से मतलब है। ये बोलता है कितने कण हैं, इसको केवल कणों से मतलब है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे किसी भी विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों, आयनों, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंघ गुणधर्म कहलाते हैं। तो अणुसंघ गुणधर्म समानुपाती होते हैं कणों की संख्या, समानुपाती होते हैं अणुओं की संख्या, समानुपाती होते हैं आयनों की संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आगे काम आएगी। और व्युत्क्रमानुपाती होते हैं अणुभार के। ये बात आप ध्यान रखना, अणुभार के क्या होते हैं? ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जब अणुभार वाला केस आएगा तब आपको वहाँ बताएंगे, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं हो, इसलिए आप यहाँ पे समझें। अणुसंघ गुणधर्म जो होते हैं वो अणुभार के तो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, और इन संख्याओं के क्या होते हैं? वो समानुपाती। ठीक है, तो किसी विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या, अणुओं की संख्या, आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति और रासायनिक संगठन पर निर्भर नहीं करते, अणुसंघ गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंघ गुणधर्म हम पढ़ चुके हैं 4। पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक उन्नयन, तीसरा हिमांक अवनमन, चौथा परासरण दाब। वो कंप्लीट हो गए। और सब में हमने क्या निकाला है? एम ए की वैल्यू निकाली है, यानी विलय का अनुभार हमने ज्ञात किया है। तो जो हमने विलय का अनुभार ज्ञात किया है, ये सभी प्रैक्टिकल जो है तरीके से हुआ है। कैसे हुआ है? प्रैक्टिकल। अगर हम ये कहें कि जो एम ए की वैल्यू निकल के आई है, ये सैद्धांतिक मान है कि प्रैक्टिकल मान है? कैसा फॉर्मूला है ये? तो ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला है, जिसको अपन बोलते हैं प्रेक्षित मान। ठीक है, यहाँ पे हम दो प्रकार के मानों के बारे में पढ़ेंगे, प्रेक्षित और सैद्धांतिक, तो आगे आने वाले हैं। ये हो गया अणुसंघ गुणधर्म। इसके बाद में जो है अणुसंघ गुणधर्म के असामान्य मान। अब जरा ध्यान दें यहाँ पे, अब तक हमने जो विलय पढ़े हैं बच्चों, वो पढ़े हैं हमने इस टाइप के, जैसे शर्करा है, जैसे ग्लूकोज है, जैसे यूरिया है। अब तक हमने इनके क्वेश्चन करे हैं और इस टाइप के विलय हमने पढ़े हैं। तो ये जो विलय थे बच्चों, ये कैसे थे? ये ऐसे थे कि ये जैसे अपन इनको किस में डालते थे? विलायक में जैसे घोलते थे, तो घोलने के बाद ना तो अणुओं का इनका आयनन हुआ करता था और ना इनका जो है संगुणन हुआ करता था। लेकिन अगर मान लो आयनिक यौगिक ले लिया इनकी जगह पे, कैसा यौगिक बच्चों? आयनिक यौगिक, तो क्या होगा?
तो कहानी पलट जाती है। तो कहानी क्या हो जाती है, जैसे मान लो हमारे पास कोई पात्र है, उसमें जल भरा हुआ है, तो हमने उसमें जो है इस तरह का कोई विलेय घोला, यूरिया घोल दिया, उसमें ग्लूकोज घोल दिया, तो ना तो वहाँ पे आयनन होता था, क्योंकि इनका आयनन तो होता ही नहीं है, और ना जो है अणुओं का संगुणन यानी अणु जो है इकट्ठे हुआ करते थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अपन जो है MA से सीधा MA का फॉर्मूला पुट करते थे और वहाँ से जो वैल्यू आती थी वो आंसर निकाल लिया करते थे, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही थी। लेकिन अब मान लो, अब यहाँ पे कुछ हम इस तरह के यौगिक पढ़ेंगे, जैसे हमने लिया बच्चों NaCl आयनिक यौगिक है, और हमने उसको जो है जैसे ही जल में डालते क्या होगा, वो तुरंत से जो है टूटने लग जाएगा आयनों में, उसका आयनन होने लग जाएगा। तो फिर ऐसी कंडीशन में अणुसंग गुण के मान भी चेंज हो जाया करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम कोई क्वेश्चन करते, हमने NaCl लिया बच्चों, क्या लिया, इनके जब क्वेश्चन करते हैं तो MA का सीधा ही वैल्यू निकाल लेते हैं MA के फॉर्मूला से। ठीक है, यहाँ पे कहानी क्या होगी, क्योंकि जैसे अपन शर्करा को वाटर में डालते थे तो आयनन नहीं हुआ करता था, न संगुणन हुआ करता था। NaCl के केस में ऐसा नहीं होगा। अब मान लो NaCl को आपने वाटर में डिजोल्व किया, तो ये तो जो है ब्रेक हो जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे संख्या से मतलब है। अब जैसे आप MA की वैल्यू कैलकुलेट करते, किसकी वैल्यू, MA की, तो आप कणों की संख्या कितनी लेके चलते, आपने तो 1 डाला था, आपको थोड़ी पता है कि वो जा करके अंदर 1 में से 2 हो गए या 3 हो गए या 4 हो गए, दिखाई तो दे नहीं रहा वो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसको ही कहा जाता है बच्चों अणुसंग गुणधर्म के असामान्य मान। तो इसको अच्छे से समझें, स्टार्टिंग करते हैं। अणुसंग गुणधर्म के असामान्य मान, जब किसी विलेय को विलायक में घोला जाता है तो निम्न 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं, 2 संभावनाएं बन सकती है। जब किसी विलेय को विलायक में घोला जाता है तो 2 संभावना बनती हैं। पहली संभावना क्या होती है कि जब हमने विलेय को विलायक में डाला तो ना तो आयनन हुआ, ना क्या हुआ बच्चों, आयनन, और ना ही संगुणन। संगुणन बोलते हैं इकट्ठा होना, संगुणन क्या बोलते हैं, इकट्ठा होना, झुंड बना लेना, उसको बोलते हैं संगुणन। तो जब हमने किसी विलेय को बच्चों विलायक में घोला और घोलने के बाद अणुओं का ना तो आयनन हुआ, यानी कि विलेय के अणु ना तो टूटे और ना जो है जुड़े, कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसे जो मान होते हैं इनको कहते हैं अणुसंख्य के सामान्य मान। जब ना तो आयनन हो और ना ही विलेय के अणुओं का संगणन हो, तब बच्चों इनको कौन से मान बोला जाता है, सामान्य मान बोला जाता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन है कि जब हम विलेय को विलायक में घोलते हैं और घोलने पर या तो आयनन हो जाए या फिर संगुणन हो जाए, या तो क्या हो जाए बच्चों, आयनन, या फिर क्या हो जाए, संगुणन। तो ऐसे मानों को अणुसंख्य की असामान्य मान बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, असामान्य मान। ठीक है, आयनन के केस में क्या होता है, आयनन के केस में जो यहाँ पे अणुसंख्य गुण के जो मान आते हैं निकल के बच्चों, वो 2 गुने यानी कि 2 गुने या 3 गुने या 4 गुने इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है वो कि कितने आयनों में वो ब्रेक किया है, कितने आयनों में वो टूटा है। अभी समझेंगे एग्जाम्पल से, तब पूरी कहानी अपने को क्लियर होगी। तो आप पहले थ्योरी समझें, उसके बाद अपन एग्जाम्पल पे चलेंगे ना। तो जब हमने मान लो विलेय को विलायक में घोला, घोलने पे क्या हुआ बच्चों, आयनन हो गया विलेय के अणुओं का, तो उस कंडीशन में अब कितने आयनों में वो टूटा, आयनन हुआ, तो विलेय के अणु 2 आयनों में टूटेंगे तो अणुसंख्य गुणधर्म के मान 2 गुने प्राप्त होंगे। 3 आयनों में टूटेंगे तो 3 गुने प्राप्त होंगे। या फिर जैसे आयनों का क्या हो गया बच्चों, संगुणन हो गया, तो अणुसंख्य गुणधर्म के जो मान है
वो मान सैद्धांतिक मानों से प्रायोगिक मान भिन्न प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हम दो प्रकार के मान पढ़ने वाले हैं अनुसंग गुणधर्म के। एक तो बच्चों कौन से, प्रायोगिक या प्रेक्षित मान, और दूसरा बच्चों सैद्धांतिक मान। ये दो टाइप के मान हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों मानों में अंतर हो जाया करता है अगर विलेयी अणुओं का आयनन या संगुणन हो जाए तो। सपोज हमारे पास जो है एम ए इक्वल, ये फॉर्मूला निकल के आया था CRT, बताएं जरा, याद है आपको? पराशर दाब में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पाई एम ए इक्वल जो है क्या हुआ करता है बच्चों, CRT, यही पढ़ा था क्या? C जो है यहाँ पे सांद्रता है। अच्छा, ये जो है एम, ये यहाँ पे इस तरह से हुआ करता था, पाई इक्वल ऐसे लिख दिया CRT, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर है ये। अब यहाँ पे ध्यान दें आप, या फिर C की जगह पे आप मोल अपॉन क्या रख सकते हो, वॉल्यूम। तो पाई इक्वल जो है आप इस तरह से लिख सकते हो NA/VRT, या पाई भी इक्वल हो गया NART, ये हो गया। सही है बात जरा? अब जैसे आपने यहाँ पे क्या किया बच्चों, और फिर मोल की जगह पे आप भार बटे अणुभार रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिखा Na की जगह पे पाई भी इक्वल Na भार यानी WA/MA इंटू R इंटू T, इसको इसमें गुणा कर दिया तो क्या हो गया, पाई वी MA, या फिर MA की वैल्यू डायरेक्ट लिख दें हम इस तरह से, MA को यहाँ ले आए तो MA इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, WART/पाई B। सही है, जरा देखें, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब जरा ध्यान दें यहाँ पे, ये जो मान है बच्चों ये कैसा है, प्रायोगिक मान है, ठीक है। ध्यान दें जरा, जैसे मान लो अब आयनन और संगुणन का केस देख लो, उससे आपको जो है पूरी बात समझ में आ जाएगी। सपोज हमने क्वेश्चन किया और उसमें विलेय जो है वो क्या है बच्चों, यूरिया। विलेय क्या है, तो हम जानते हैं यूरिया को जब जल में घोलेंगे ना तो आयनन होगा ना संगुणन होगा। और जो है हमने ऐसे विलयन का क्या निकाला बच्चों, MA विलेय का अणुभार, तो हम सीधा ये वाला फॉर्मूला पुट करते, प्रायोगिक मान सैद्धांतिक मान दोनों बराबर आते निकल करके। समझ में आ रही बात? वहीं अगर हमने क्या ले लिया बच्चों, विलेय हमने ले लिया NaCl, क्या ले लिया बच्चों, NaCl, ठीक है। अब इस NaCl का हम निकालें बच्चों अणुभार, क्या निकालें, और उसके द्वारा हम निकालते यहाँ पे अनुसंग गुणधर्म। तो अनुसंग गुणधर्म तो आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो NaCl जो है बच्चों, इसको अपन अनुसंग गुणधर्म एक ही तो है यहाँ पे मोल, NaCl का कितना मोल है, एक, अपन एक मोल लेकर के कैलकुलेशन करते। लेकिन जब हम NaCl को वाटर में डिजोल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे Na+ और Cl- यहाँ पे दो आयनों में ये टूट जाता है। तो अनुसंग गुणधर्म जो होते हैं बच्चों, आप तो एक के अकॉर्डिंग करते, क्यों, क्योंकि आपने एक मोल लिया था, आपको थोड़ी पता है कि वो उसमें जा करके टूट गया और एक से दो बन गए, एक से क्या बन गए। अब आप करते एक मोल लेकर के, तो जो आंसर आता आपका वो होता सैद्धांतिक, क्या होता वो। लेकिन जब प्रैक्टिकल वैल्यू इसकी अपन निकालते बच्चों, तो वो हमको डिफरेंट मिलती, क्यों, क्योंकि इसमें तो कितने आयन्स बन चुके हैं, दो। और ध्यान देना, अगर आप इनको एक मोल ही लेके चल रहे हो, तो इसका मतलब है कि अनुसंग गुणधर्म आपने ढंग से नहीं पढ़ा है। क्योंकि अनुसंग गुणधर्म को तो मतलब ही नहीं है कि विलेय कैसा है, वो दिखता कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है, उसको तो मतलब किससे है, कितने आयन थे, कितने आयन थे। तो ये बोलेगा सॉल्यूशन दो आयन है, दो, कितने, आपको तो पता ही नहीं है कि NaCl जाकर के टूट गया, आपने लिया CaCl2, तो आपने देखा यहाँ तो एक मोल है, आपने कैलकुलेशन कर दी एक मोल से, और बाद में वही चीज प्रैक्टिकली देखी गई
तो देखा गया ये कैसे ब्रेक करेगा, Ca+2 + 2Cl माइनस, तो यहाँ पे 2 आयन तो ये हो गए और 1 आयन ये हो गया। टोटल कितने आयन हो गए बच्चों, 3 आयन हो गए। ठीक है, तो जो वैल्यू आपको प्रैक्टिकली मिलती वो डिफरेंट मिलती, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है, क्योंकि आपको तो एक दिख रहा है ये, अब आपको क्या पता वो अंदर जाकर के कितने में टूट रहा है, क्या हो रहा है वहां पे, तो अनुसंग गुणधर्म तो चेंज हो जाते हैं। इनको ही बोला जाता है बच्चों अनुसंग गुणधर्म के असामान्य मान, यानी कि जब प्रेक्षित मान या प्रायोगिक मान सैद्धांतिक मान से भिन्न प्राप्त होने लगे तो ऐसे मानों को अनुसंग गुणधर्म के असामान्य मान कहा जाता है। ये तो आयनन वाला केस है। अब संगुणन वाला केस देखो, संगुणन क्या होता है, जैसे मान लो हमने लिया बच्चों एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल है, ये लिया हमने, इसके 2 मोल हमने बेंजीन में घोले। किस में घोले बच्चों, बेंजीन में। कितने मोल, 2। आपको कह दिया 2 मोल है इसके और बेंजीन में इसको घोल देना है, तो आपने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी 2 मोल के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है। लेकिन ये अंदर जाकर के चिपक जाते हैं, दोनों मोल इसके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और 2 का 1 बन जाता है। 2 का कितना बन जाता है, 1। इनके बीच में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। देखें जरा आप यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ देखें जरा, ये हो गया एसिटिक एसिड, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और चिपक जाते हैं दोनों, और चिपक करके 1 हो गया। अब आपने तो निकाला 2 के अकॉर्डिंग, ये तो हो गया कौन सा मान बच्चों, सैद्धांतिक मान। अब प्रैक्टिकली देखा गया कि देखें प्रैक्टिकली क्या हो रहा है इसमें, तो देखा गया तो 1 ही मोल था यहाँ पे, क्यों, दोनों आए, आकर के जो है हाथ मिला लिया, 2 से चिपक गए तो 1 मोल हो गया। तो फिर अनुसंग गुणधर्म के जो मान है बच्चों वो भिन्न भिन्न प्राप्त होने लग जाते हैं। प्रेक्षित मान कुछ और कह रहा है, सैद्धांतिक मान कुछ और कह रहा है। तो ये तो संगुणन वाला केस है, एसिटिक अम्ल है, इसको बेंजीन में घोला, चिपक गए। ऐसे ही फॉर्मिक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है, तो इनके जो अणुभार हैं वो बच्चों सैद्धांतिक अणुभार से भिन्न प्राप्त होते हैं। इनके जो वास्तविक अणुभार हैं और जो सैद्धांतिक अणुभार है वो कैसे प्राप्त होते हैं बच्चों, एक दूसरे से डिफरेंट प्राप्त होते हैं, एक दूसरे से भिन्न प्राप्त हुआ करते हैं। इन्हीं मानों को बोला जाता है अनुसंग गुणधर्म के असामान्य मान। क्योंकि अब तक जो केस थे बच्चों उनमें हमने इस तरह के विलय लिए थे कि उनमें ऐसी कोई बात ही नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उनका ना तो आयनन हुआ करता था और ना उनका संगुणन हुआ करता था। ये रहे शर्करा है, ग्लूकोज है, यूरिया है, इस तरह के क्वेश्चन पढ़े हमने। लेकिन जब आयनिक कंपाउंड आने लग जाएंगे या इस तरह के कंपाउंड आने लग जाएंगे जिनका या तो आयनन हो जाए या फिर उसमें जो है विलायक में जाकर के संगुणन हो जाए, तब फिर उस कंडीशन में अनुसंग गुणधर्म के सामान्य जो मान होते हैं बच्चों वो परिवर्तित हो जाते हैं। उनको ही बोला जाता है अनुसंग गुणधर्म के असामान्य मान। आ रही बात समझ में? तो इसको कहते हैं बच्चों हम, ये गए इसमें अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, इसको कहते हैं द्विलक। क्या बोलते हैं? द्विलक। 2 अणु गए चिपक करके 1 हो गए, ठीक है, इसको बोलेंगे डाइमर। तो अब क्या होगा इस कंडीशन में, अनुसंग गुणधर्म के जो मान है बच्चों वो कैसे मिलेंगे हमको, भिन्न भिन्न प्राप्त होने वाले हैं। क्या प्राप्त होने वाले हैं? सामान्य मान और यानी कि सैद्धांतिक मान और प्रेक्षित मान भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इनको ही कहा जाता है बच्चों अनुसंग गुणधर्म के असामान्य मान। तो यहाँ पे वियोजन वाले केस में क्या होगा, ध्यान दें जरा, वियोजन वाले केस में अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है कि नहीं होती बताओ, और संगुणन वाले केस में अणुओं की संख्या में कमी होती है। चिपक करके वो 3 थे, चिपक करके 1 हो गया, 2 थे, चिपक करके 1 हो गया, वो तो कहलाता है संगुणन, चिपकना। और वियोजन में क्या हुआ, 1 था टूट गया 2 में, 1 था टूट गया 3 में, 1 था टूट गया 4 में। तो इन मानों को कहा जाता है बच्चों अनुसंग गुणधर्म के असामान्य मान। अब यहाँ पे आयनन है, जैसे NaCl का 1 मोल लें तो इससे अपने को कितने मोल मिलेंगे बच्चों, 2 मोल, ठीक है। हम लें CaCl2 1 मोल है, कितने मोल मिलेंगे बच्चों, 3 मोल। इस तरह से आयनन हो जाएगा इसका Na+ और Cl-।
Ca+2 अणुसंग गुणधर्म को केवल आयनों से मतलब है और ये कुछ इसको किसी चीज से मतलब है ही नहीं। ये तो केवल क्या पूछता है, कितने आयन थे, क्या पूछता है, कितने आयन थे, बस, और कोई मतलब नहीं इसको। यहाँ पे और ले लिया K4FeCN का होल 6। तो इस तरह के कंपाउंड के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, इनको उपसय संयोजक यौगिक बोला जाता है। तो जो है चैप्टर 9 में हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो ये कैसे टूटते हैं जरा देखें। ये जो ब्रैकेट होता है ना बच्चों, ये इस ब्रैकेट के यहाँ से टूटते हैं इस तरह से। तो ये अलग हो जाएगा यहाँ से 4K+, और ये पूरा ब्रैकेट अलग हो जाएगा FeCN का होल 6, और यहाँ आ जाएगा -4। ठीक है, तो जितना यहाँ प्लस चार्ज हुआ करता है इतना ही इसके ऊपर माइनस चार्ज चला जाता है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 मोल तो ये हो गया और 1 ये हो गया, इस पूरे को 1 गिना जाता है। तो टोटल कितने मोल बन गए बच्चों, 5 मोल। ठीक है, अब क्या हुआ, अब अगर हम अणुसंग गुणधर्म से Ma की वैल्यू निकालें, अणुसंग गुणधर्म के मान ज्ञात करें, तो अब क्या हुआ बच्चों, सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान में क्या होने लग जाती है, विभिन्नता होने लग जाती है। अपन तो कुछ लेके और चलते हैं और उस विलियन में तो कुछ और ही कहानी चल रही है अंदर ही अंदर। ठीक है, तो इन सभी मानों को समझाने के लिए अब नया हीरो आता है जिसका नाम है वॉन ट हॉफ। क्या नाम है, वॉन ट हॉफ। और वॉन ट हॉफ ने फिर इनके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था कि किस तरह से आपको लेना है और किस तरह से आपको यहाँ पे अणुसंग गुणधर्म के मान निकालने हैं। इसके बारे में कौन बताता है, वॉन ट हॉफ। ठीक है, तो अब हम वॉन ट हॉफ के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। वॉन ट हॉफ गुणांक, तो अणुसंग गुणधर्म के असामान्य मानों को समझाने के लिए वॉन ट हॉफ ने एक इकाई का उपयोग किया। अणुसंग गुणधर्म के असामान्य मानों को समझाने के लिए वॉन ट हॉफ ने किसका उपयोग किया बच्चों, एक इकाई का उपयोग किया जिसको वॉन ट हॉफ गुणांक कहा जाता है। तो हम यहाँ पढ़ने वाले बच्चों वॉन ट हॉफ गुणांक, और इस वॉन ट हॉफ गुणांक को बच्चों आई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बच्चों, आई से। ठीक है, तो वॉन ट हॉफ गुणांक को हम किससे दर्शाते हैं, आई। और ये जो आई होता है बच्चों, ये आई क्या होता है, आई बराबर होता है विलेय के कणों का प्रेक्षित मान बटे विलेय के कणों का सैद्धांतिक मान। आई बराबर क्या होता है बच्चों, विलेय के कणों के प्रेक्षित मान बटे विलेय के कणों के सैद्धांतिक मान। ठीक है, यानी प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान। जब इसी सूत्र को अणुभार के केस में लिखेंगे तो आपको पता है अणुभार और अणुसंग गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाती हुआ करते थे। मैंने आपको बताया था अणुभार और अणुसंग गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाती हुआ करते थे, तो सैद्धांतिक अणुभार के समानुपाती होगा। यानी कि अणुसंग गुणधर्म के केस में तो इस तरह से होगा। अणुभार के रेफरेंस में आई को कैसे लिखेंगे, आई बराबर होगा विलेय के कणों का सैद्धांतिक अणुभार बटे विलेय के कणों का प्रेक्षित अणुभार। ठीक है, तो अणुभार के केस में आई का सूत्र इस तरह से होगा, क्योंकि अणुसंग गुणधर्म और अणुभार दोनों एक दूसरे के क्या हुआ करते थे, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हुआ करते थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जब हम आई लेंगे तो आई बराबर विलेय के, इस वाले सूत्र का उपयोग ज़्यादा होगा। और हम ये भी समझाएंगे आपको कि ये वाला सूत्र निकल के कैसे आया है।
क्या हम ऊपर सैद्धांतिक नहीं ले सकते, नीचे प्रेक्षित नहीं ले सकते क्या? ठीक है, जो प्रेक्षित मान होता है बच्चों वो वास्तविक मान होता है। जो प्रेक्षित मान होता है वो कैसा होता है बच्चों? वास्तविक मान होता है। ठीक है, सैद्धांतिक मान जो अपन कैलकुलेट करके यहाँ से निकालेंगे वो सैद्धांतिक मान हुआ करेगा। आ रही बात समझ में? कैलकुलेशन के द्वारा जो अपन मान निकालेंगे यहाँ पे वो सैद्धांतिक, और जो वास्तविक मान होंगे बच्चों इसके, उसको अपन क्या कहेंगे? बोले क्या कहेंगे? प्रेक्षित या वास्तविक। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। अब यहाँ पे दो बातें हैं, जरा ध्यान दें। जब भी हम यहाँ पे आई निकालेंगे, अणुसंग गुणधर्म ज्ञात करेंगे, तो अणुसंग गुणधर्म के मान डायरेक्ट अपन निकाल नहीं पाएंगे असामान्य मानों को। तो वान ठाप ने क्या किया? उन मानों को निकालने के लिए एक गुणांक का उपयोग किया जिसको अपन वान ठाप गुणांक आई कहते हैं बच्चों। ठीक है, आई जो होगा वो उस टाइम का जो है गुणांक होता है जब हमने विलेय को घोला और घोलने के बाद आयनन हुआ या संगुणन हुआ। तो आयनन या संगुणन के पश्चात आयनों की संख्या और आयनन और संगुणन से पहले क्या हुआ बच्चों? आयनों की संख्या। आई बराबर, ध्यान दें, आयनन या संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या अपॉन आयनन या संगुणन से पहले अणुओं की संख्या। ये हमारा मेन सूत्र रहने वाला है यहाँ पे। आई बराबर हुआ करता है बच्चों आयनन या संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या, और दूसरा है आयनन या संगुणन से पहले अणुओं की संख्या। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दें जरा, बात ये है, समझो। जैसे मान लो NaCl लिया हमने, ठीक है, क्या लिया बच्चों? NaCl। अब NaCl लेने के बाद हमने माना कि इसका 100% आयनन हो रहा। 100% क्या हो रहा? आयन क्या हो गए? वाटर में डिजोल्व करेंगे, घोलेंगे तो आयनन होगा। तो इससे कितने बनेंगे? एक से कितने बनेंगे बच्चों? 2। ठीक है, आपको तो नहीं पता था। आप जब अणुसंग गुणधर्म निकालते तो आप तो 1 मोल ले करके निकालते, आपको तो पता ही नहीं कि अंदर जा करके ये 1-2 में टूट रहा है। ठीक है, तो आप जो वैल्यू निकालते उसको बोलते सैद्धांतिक मान। और प्रैक्टिकली फिर जब चेक किया गया बच्चों इसके मानों को, तो जो आप मान निकाले हो उससे डबल मान मिला। उससे कैसा मिला? डबल। डबल क्यों मिला? क्योंकि एक जो है वो 2 में टूट रहा है, तो जो 1 था दरअसल में वो कितना था? 2। तो आपने तो 1 ही लिया वो, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था। अब यहाँ पे 11th की कुछ टर्म है, उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। प्रारंभिक मोल कितने हैं इसके बच्चों? प्रारंभिक मोल, ध्यान दो, आप इस तरह से पढ़ा करते थे प्रारंभिक मोल। तो ये शुरू में हमारे पास केवल विलेय ही होता है, ये तो होंगे ही नहीं हमारे पास। ये कितने कितने होंगे? 0-0 हुआ करते हैं। ठीक है, यानी कि प्राथमिक कंडीशन में हमारे पास NaCl है, हमने उसको बोला नहीं है, अभी बोला नहीं है तो आयन भी नहीं है, पर NaCl तो है। NaCl है हमारे पास, इसका 1 मोल है, ये हमारे पास है ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? डाल दिया हमने, अब इसका आयनन हो गया। तो अब बात पहुंच गई कहाँ पे? इक्विलिब्रियम पे, साम्य अवस्था पे। कहाँ पहुंच गई बच्चों? साम्य अवस्था पे। तो हमने माना कि साम्य अवस्था पे इसके अल्फा मोल वियोजित हो गए। कितने मोल वियोजित हो गए? क्योंकि कोई भी आयनिक कंपाउंड जो होता है बच्चों वो 100% वियोजित नहीं होता है। कितना नहीं होता? 100% वियोजन नहीं होता है उसका। ठीक है, ये बात आपने 11th में पढ़ी है। तो मान लिया इसके अल्फा मोल वियोजित हो गए बच्चों, अल्फा मोल टूट गए, इसके टूट गए, तो इनके कितने मोल बनेंगे? अल्फा अल्फा। अभी ये खत्म हो गया क्या? पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ये था एक, उसमें से अल्फा निकल गए, तो कितना बचा हुआ? 1 - अल्फा पर बचा हुआ है अभी विलयन में। ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, पूरी तरह से आयनन नहीं हुआ, बचा हुआ है इतना।
ये बन चुके हैं इतने, ठीक है, बन चुके हैं। अब यदि हम आई निकालें बच्चों, तो आई क्या होगा, आई बराबर होगा आयनन या संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या। तो आयनन या संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या कितनी है, 2। कितनी है, 2। तो कैसे लिखेंगे, 2 अपॉन आयनन संगुणन से पहले पहले कितनी थी, 1, तो कितना आया निकल के, 2, ठीक है। और यदि आप कितना लेके चलते बच्चों, 1, तो आप क्या लिखते, आई बराबर 1। क्यों, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं ये जाकर के 2 में टूट रहा है। आ रही बात समझ में, हमको तो ये क्या हुआ, हमने तो ये आपको बताया इस तरह से कि 2 मोल बन रहे हैं इसके टूट करके। आप तो कितना लेके चलते इसको, 1 लेके चलते। आई की वैल्यू आपकी इतनी आती, 1 क्यों आती, जरा ध्यान दें। पाई बराबर होता है CRT, ये होता है, ठीक है। अब क्या किया, वन टॉप ने एक नए जो है फॉर्मूले का उपयोग किया, इसमें आई से मल्टीप्लाई कर दिया, वन टॉप फैक्टर से, और बोला कि अब इस वाले फॉर्मूले को आप दोनों कंडीशन में यूज में ले सकते हो। उस टाइप के विलय के लिए भी ले सकते हो, किस टाइप के विलय के लिए, जिसका आयनन संगुणन नहीं हो रहा। अगर विलय ऐसा है जिसका आयनन संगुणन नहीं हो रहा है, तब उसके लिए आपको आई इक्वल 1 रखना है। आई बराबर कितना रख दो, 1 रख दो इसमें। जैसे मान लो शर्करा है विलय, तो शर्करा का तो ना आयनन होता है ना संगुणन होता है, तो शर्करा के लिए आई का मान 1 रख दो। 1 रख दोगे तो फॉर्मूला वही हो जाएगा CRT, ठीक है। तो इसके लिए तो ये काम में आ गया। अगर इस टाइप का है भैया, तो आप फिर आई बराबर क्या मत रखो, 1। उस कंडीशन में आपको यदि आयनन वाला केस है, आई इक्वल 1 कब रखना है, जब ना तो क्या हो बच्चों संगुणन और ना क्या हो वियोजन, तब तो आपको आई इक्वल कितना रखना है, 1, ठीक है। यदि मान लो आई आयनन आई इज ग्रेटर देन 1, आई की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, 1 से ज़्यादा है, तो वो जो केस है वो आयनन का होता है। वो केस किसका होता है, आयनन का। देखें जरा यहाँ पे, यहाँ देखें इधर, हमने क्या किया, आई लिखा, 1/2 गुणांक आई। तो देखें आप, आई इक्वल आयनन या संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 हैं, इस ऐसे है अल्फा इंटू अल्फा, ठीक है, यही तो हैं 2। अब देखें आयनन या संगुणन से पहले अणुओं की संख्या, ठीक है, या फिर आयनन या संगुणन से पहले अणुओं की संख्या वो 1 थी, कितनी थी वो 1, तो ये 1 हो गई, ये कितना हो गया 2 अल्फा अपॉन 1, सही है, यही तो हो गया। तो 1 का अपन इसमें भाग देंगे तो हमेशा जो आंसर आएगा, क्या वो आई की जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी छोटी, जरा बताएं मुझे यहाँ पे कितनी आएगी भाई। 1 का आप भाग देंगे तो यहाँ पे 2 तो है ही है, ये साथ में अल्फा और है, तो 1 से तो हमेशा कैसी आएगी, यहाँ पे बड़ी निकल के आएगी। 1 से बड़ी आएगी तो वो आयनन का केस होगा, क्या होगा वो आयनन केस। या फिर आई बराबर आप ये रख दो, आयनन संगुणन के पश्चात 2 बन रहे और पहले कितना था 1, तो आई बराबर कितना हो गया 2। तो आयनन वाले केस में हमेशा आई की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ग्रेटर देन 1। या फिर आप जैसे 11th में किया करते थे, क्या करते थे, यहाँ से के निकालें तो के क्या होगा, अल्फा इंटू अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा भाई, जोड़ देना आपको मोल्स को कि कितने मोल्स तो वियोजन से पहले थे और कितने मोल्स वियोजन के बाद में बन रहे। आ रही बात समझ में। तो वियोजन से के बाद में मोलों की संख्या टोटल कितनी है और वियोजन से पहले कितनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना आयनन के केस में क्या होने वाला है, आई की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ी आने वाली है।
जैसे और कोई एग्जांपल ले, ऐसे ले लिया हमने CaCl2, तो किस में टूटेगा ये Ca+2+2Cl माइनस। ठीक है, तो ज़रा यहाँ ध्यान दें, प्रारंभिक मोल एक, इसके 0 0 सेम, कुछ समय बाद साम्यावस्था पे बात पहुंच गई तो इसके कितने मोल वियोजित हो रहे बच्चों, एल्फा। इसके कितने बन रहे, एल्फा बनेंगे भाई, एक से एक बन रहा, और यहाँ एक से कितने बन रहे, 2, तो यहाँ कितने बनेंगे, 2 एल्फा बनेंगे। तो यहाँ पे टोटल देखें आप, 2 और 1 3 हो गए बच्चों ये। तो अपन कैसे लिखेंगे, I बराबर आयनन संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या भाई 3 है, और पहले कितनी थी, 1। तो ऐसी, अब आप वैसे खुद से सोच सकते हो भाई, एक टूट रहा है 2 में, एक किस में टूट रहा है, 2 में, तो संगुणन से पहले तो 1 था, ध्यान दें इधर, आयनन संगुणन से पहले कितना था, 1। अब वो आयनन कह रहे हैं, तो अब वो टूट रहा है, तब वो 2 में टूटेगा तो यहाँ पे संख्या 2 हो जाएगी, 3 में टूटेगा तो यहाँ पे संख्या 3 हो जाएगी, 4 में टूटेगा तो यहाँ संख्या कितनी हो जाएगी, 4। आई और ये संख्या कैसी है, समानुपाती है कि नहीं है। इसका मतलब अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो आई बढ़ेगा, जितनी संख्या होगी उतना ही आई होगा, तो आई की जगह पे यहाँ पे क्या रख देंगे, संख्या रख देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी किसके समानुपाती है भाई, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सांद्रता को भी कांस्टेंट कर दें तो ये किसके समानुपाती हो गया है, आई के। ये जितने गुना बढ़ेगा ये भी तो उतने गुना बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए हमने इसको लिखा है विलेय के कणों के प्रेक्षित मान बटे विलेय के कणों का सैद्धांतिक मान। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये तो आयन के केस के लिए हो जाए। वियोजन के लिए आई जो होगा बच्चों को लेस देन 1 होगा, आई क्या होगा, लेस देन 1। समझे कैसे, तो संगुणन के लिए आई जो होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा। देखो कैसे, ये संगुणन का केस है, हमने 2 मोल लिए थे बच्चों CH3COOH के, इनका हो गया संगुणन, और 2 से जो है यहाँ पे डाइमर बन गया, जैसे पहले आपको बताया था ना, इस तरह से ये डाइमर बन गया, यहाँ पे द्विलक बन गया ऐसे। हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया यहाँ पे, तो 2 से कितना बन गया, 1। अब देखें जरा, आयनन या संगुणन से पहले अणुओं की संख्या कितनी है बोलो, 2 है कि नहीं है, और संगुणन हो रहा है, आयनन संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या कितनी है, 1, कम हो रही। ठीक है, तो देखो आप, आई 1/2 हो गया कि नहीं हो गया, तो कम हो गया, आधा ही रह गया। ठीक है, यहाँ पे अगर 3 होते तो यहाँ पे चिपक रहे, चिपक करके 1 बन रहे, तो यहाँ पे कितना हो जाता, 1/3। 4 होते तो 1/4। तो ये फिर किस में होता बच्चों, 1 के अपॉन में जाता बात, 1 से हमेशा, 1 का 1/4 0.25 रह गया, तो 1 से तो कम हो गई ना, वैल्यू नहीं हो गई। तो हमेशा ध्यान रखना, आयनन के केस में आई जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, और संगुणन के केस में जो आई होगा वो हमेशा लेस देन होगा 1 से। ठीक है, तो ये बात हमने आपको समझा दी है, ये केस। और आई इक्वल अगर 1 है तो ना तो उसको वियोजन कहो और ना उसको क्या कहो बच्चों, संगुणन कहो। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जितने भी अणुसंग गुणधर्म थे उन सब में वान ठाप ने आई से गुणा कर दिया, तो उनको बोला जाता है संशोधित समीकरण। कौन सा था, पहला था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, क्या हुआ करता था वो, P0 माइनस PS/P0, और वो बराबर है किसके बच्चों, XA के, या फिर XA की जगह पे आप रख सकते हो क्या, Na/Na प्लस NB, ये हुआ करता था। दूसरा डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, पढ़ा है ये फॉर्मूला। तीसरा डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। ठीक है, और चौथा फॉर्मूला पाई इक्वल हो रहा CRT, ये था। तो इन सब में क्या किया, वान ठाप ने आई से गुणा कर दिया बच्चों, आई से गुणा।
और ये बता दिया कि ये संशोधित समीकरण है, इसकी सहायता से आप वैल्यू इनकी निकाल सकते हो, तो चेंज नहीं होगी, प्रैक्टिकल वैल्यू भी सेम आएगी और जो सैद्धांतिक वैल्यू आएगी वो भी सेम ही आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर वियोजन और नहीं हो रहा है तब तो आई बराबर 1 रख देना है, तब ये कोई पहले वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, जितना वियोजन हो रहा है, अगर आयनन हो रहा है तो आई उसी हिसाब से बढ़ जाएगी, तो ये भी उस हिसाब से बढ़ जाएगा, क्योंकि समानुपाती है ना। अगर कम संगुणन हो रहा है तो आई कम हो जाएगी, तो इनके मान भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये संशोधित समीकरण हो गए, आई से गुणा हो गया इसमें। इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ केस देख लीजिए। 1/2 गुणांक आई एवं वियोजन की मात्रा, और वियोजन की मात्रा क्या मान रहे हैं बच्चों यहाँ पे, एल्फा में संबंध देखने जा रहे हैं यहाँ पे। 1/2 गुणांक आई और वियोजन की मात्रा एल्फा में संबंध, इन दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, तो देखें, वियोजन होगा तो वियोजन में तो हमेशा अणुओं की संख्या बढ़ने वाली है, बढ़ती ही है। तो मान लिया हमारे पास Na अणु हैं, कितने हैं, या फिर A अणु हैं एक, और ये टूट करके कितने हो रहे, Na, जैसे NaCl होता और वो टूट रहा Na+ और Cl- में। ठीक है, तो A से कितने बन रहे, Na प्रारंभिक मोल बच्चों इसके 1, इसका 0। अब इसमें से कितने मोल निकल गए, 1 - एल्फा, इसके कितने बन गए बच्चों, एल्फा। अब यहाँ पे Na तो कितने बन गए, N एल्फा। ठीक है, अब हम लिखेंगे आई बराबर आयनन या संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या, आयनन या संगुणन से पहले अणुओं की संख्या। ठीक है, तो पहले तो 1 थी और संगुणन के बाद में या जो टूट के बन रही है वो कितनी बन रही है, इतने। ठीक है, अब आई बराबर होता है विलेय के कणों के प्रेक्षित मान। तो ये जो मान निकल के आया है बच्चों, ये मान, ये कहलाता है प्रेक्षित मान। ये क्या कहलाता है, प्रेक्षित मान। ठीक है, और ये जो मान है ये कहलाता है सैद्धांतिक मान। ये प्रेक्षित मान क्यों है, देखो समझे बात को। जैसे ये NaCl होता है यहाँ पे, और NaCl टूट रहा Na+ में और Cl- में। आप अणुसंगुणन निकाल रहे होते तो आप कितना लेके चलते NaCl को, 1 मोल। आपको थोड़ी पता है कि वो टूट रहा है 2 में, तो आप तो इसके अनुसार गणना करते, तो सैद्धांतिक मान हो जाता। तो ये सैद्धांतिक मान कह सकते हैं इसको हम। लेकिन रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, वास्तव में ऐसा हो रहा है, ये टूटेगा तब ऐसा ही तो हो रहा है बच्चों, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो अपन 2 मोल लेके चलेंगे वो प्रायोगिक होंगे, वो वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे। और ये कैसा है, सैद्धांतिक। ठीक है, तब इन दोनों की वैल्यू अलग अलग आती, इसलिए हमने इसके सामने प्रेक्षित मान लिखा है और इसके सामने सैद्धांतिक मान। समझना इस बात को, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। तो आई बराबर हो गया बच्चों विलेय के कणों के प्रेक्षित मान। प्रेक्षित मान कैसे हो गए, आयनन और वियोजन के पश्चात, आयनन और वियोजन के पश्चात वियोजन हो गया, ये बन गए 2, यहाँ वियोजन हो गया, इतने बन गए, और ये भी तो होगा भाई, पूरी तरह से वियोजन थोड़ी हुआ है। अल्फा मोल निकले हैं, कितने बचे हुए हैं इसके, 1 - अल्फा, और इतने बन गए इसके। ठीक है, तो ये दोनों ही तो बचे हुए हैं अभी विलयन में। तो आई बराबर हम लिखते, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान। ठीक है, प्रेक्षित मान ये हो गए बच्चों 1 - एल्फा प्लस N एल्फा अपॉन सैद्धांतिक मान क्या हो गए 1। ठीक है, सैद्धांतिक मान क्या हो गया 1। जैसे इसके केस में अपन लें ये बात, NaCl में ये 1 हो गया,
ये 0 0 हो गया, ये 1 माइनस एल्फा हो गया, ये एल्फा और ये एल्फा हो गया। ठीक है, तो आई निकाले इस हिसाब से। तो आई बराबर प्रेक्षित मान ये हो गए बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, अपॉन सैद्धांतिक मान 1। ठीक है, एल्फा से एल्फा कट रहा माइनस और प्लस का, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा प्लस एल्फा। ठीक है, तो आई इक्वल क्या आ रहा 1 प्लस एल्फा। तो बताओ आई की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि 1 में तो जुड़ रहा है ना ये। तो ये आने वाले केस में हमेशा आई की वैल्यू जो होती है बच्चों वो ग्रेटर देन 1 होती है, बताया था आपको ये बात। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ, यही वाला मेथड यहीं पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने इस तरफ में ले लिया है। तो ये हो गया, तो आई इक्वल क्या हो गया बच्चों, यहाँ से 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन 1 है, तो इसको ऐसे लिख दें 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। ये हो गया, 1 को इधर ले आए पक्षांतरण करके, तो क्या हो जाएगा देखें जरा, मिटा दें इसको। ये हो जाएगा बच्चों आई माइनस 1 बराबर माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। देखें जरा, 1 को इधर लेके आ गए पक्षांतरण करके, तो 1 माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बचा माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। ठीक है, ये माइनस वाली टर्म है, ये प्लस वाली टर्म है, इसको पहले लिख देते हैं हम, इसको बाद में लिख देते हैं ना। आई माइनस 1 बराबर एन एल्फा माइनस एल्फा लिख सकते हैं ऐसे। ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया है। कुछ कॉमन आ रहा है कि यहाँ से एल्फा, तो क्या लिख दें आई माइनस 1 बराबर एल्फा कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा एन माइनस, यहाँ क्या बचा 1, तो एल्फा बराबर निकालें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये हो गया, जहाँ पे एल्फा वियोजन की मात्रा है, क्योंकि वियोजन पढ़ रहे हैं बच्चों हम यहाँ पे। एल्फा क्या है वियोजन की मात्रा, आई क्या है वन टॉप फैक्टर वन टॉप गुणांक, और एन क्या है आयनन के पश्चात मोलों की संख्या, आयनन के पश्चात अणुओं की संख्या। एन जो है यहाँ पे बच्चों वो है आयनन के पश्चात अणुओं की संख्या। ये है आई। तो इस सूत्र की सहायता से हम वन टॉप गुणांक, अच्छा ये संबंध हो गया किस किस में, वन टॉप गुणांक आई और वियोजन की मात्रा एल्फा में संबंध। छोटा सा संबंध और बचा हुआ है, वन टॉप गुणांक आई और संगुणन की मात्रा के बीच में संबंध। ठीक है, तो आप यहाँ तक पढ़ना इसको, वन टॉप गुणांक को अच्छे से पढ़ना और जो है समझने की कोशिश करना इसको। ठीक है, जो समझ आया है 2 बार देखना ये वीडियो वन टॉप गुणांक के लिए, और कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।